नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मेंस की तैयारी हर कोई कर रहा होगा, चाहे उसकी 2025 का अटेम्प्ट हो या फिर 2026। तो मेरा इस साल तो प्री नहीं निकला है, तो मैं अब 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे एक आया था कमेंट कि मुझे प्री की तैयारी स्टार्ट करनी है, कैसे करें। तो मैं यही कहूँगी उनको कि अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको मेंस पहले प्रिपेयर करना होगा। और अभी है थोड़ा टाइम, आप चाहें तो ऐसे सब्जेक्ट उठा सकते हैं जिसे कि प्रीलिम्स में नहीं है। और अगर आप 2026 के लिए मतलब चाहते हैं कि बिल्कुल निकल ही जाए, तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ें जिससे कि आपका अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर मेंस आपका 3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अब मेरी कुछ इसी तरह की रणनीति चल रही है, क्योंकि मेरा एक अटेम्प्ट मैं दे चुकी हूँ और मुझे काफ़ी अनुभव मिला, जो कि मतलब हर किसी को अटेम्प्ट देने के बाद ही अनुभव मिलता है। तो यहाँ पे मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ना, मैं सारांश से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे टारगेट में सोशियोलॉजी दिया जा रहा है। सोशियोलॉजी और उद्यमिता के टारगेट दिए जाते हैं, तो मैं वही अभी पढ़ रही हूँ। और हमारी क्लासेस जो हैं वो अलग चल रही है। ये हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिली हुई है, तो हम उसी से पढ़ते हैं और उसी का टारगेट मिलता है तो हम कंप्लीट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अभी 1-2 महीने ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। उसके बाद फिर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए वो सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में आते हैं, क्योंकि जैसे आपका मेंस प्रिपेयर हो जाएगा वैसे ही आपके प्रीलिम्स के 10 मार्क्स एटलीस्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे मैं बताती हूँ, मेरा प्रीलिम्स में मेंस प्रिपेयर नहीं था, उसकी वजह से मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डीप में पूछे गए थे, वो मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि अभी आप 1 से 2 महीने ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, और फिर उसके बाद आप ऐसे सब्जेक्ट उठाइए जो कि प्रीलिम्स में आते हैं। इससे क्या है ना, आपका मेंस प्रिपेयर होगा और साथ में प्रीलिम्स भी होता जाएगा। फिर जब सितंबर अक्टूबर आता है, फिर आप प्रीलिम्स के लिए टोटली पढ़िए, चाहे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए। क्योंकि मैंने एक चीज़ फील किया कि 3 महीने जब नोटिफिकेशन आते हैं उसके बाद अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो इनफ नहीं है कि आप 10 यूनिट को पूरा प्रिपेयर कर पाएँ। तो इसके लिए आप ऐसे टारगेट बना के चलिए कि इस साल फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है तो अगले साल फरवरी में हो जाए। उसके बाद कभी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें टारगेट रखना चाहिए कि फरवरी में है। तो उसके हिसाब से सितंबर अक्टूबर से आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और प्रीलिम्स पे मतलब फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्योंकि मेरा कुछ इसी तरह का रणनीति है, तो मैं अपनी रणनीति आपसे बता रही हूँ। तो और मुझे एक कमेंट और आया था कि आप सारांश में जैसे जुड़ी हैं तो वहाँ के बारे में बताइए। तो क्या है ना, सारांश में अभी सक्षम बैच है, तो उसमें क्या है कि सर 2025 के मेंस को फोकस कर रहे हैं। तो मैं भी जुड़ी हूँ और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या है ना, जब तक 2025 के मेंस होंगे तब तक हमें वहाँ पे क्लासेस ली जाएंगी सारे सब्जेक्ट पूरे मेंस की। और फिर उसके बाद हमें सर बोले हैं टारगेट या फिर हमारी क्लास क्या है ना, जूम पे होती है, तो वहाँ पे कनेक्ट करके सर हमें बताएंगे कि हमें कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे मतलब करना है, तो वो हमें मेंटोर करेंगे। तो क्लासेस हमारी एक्चुअली 2025 के मेंस तक ही होगी। तो अगर आप लोग कोई जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस क्या है, जूम पे होती है। तो हो सकता है कि कुछ लोग जूम पे कंफर्टेबल हों और कुछ लोग नहीं भी हो। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि पहले स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि मैं PW का सब्सक्रिप्शन ली हूँ या फिर YouTube में देखते हैं तो हमें एक अलग फीलिंग आती है, और Zoom पे जब हम क्लासेस देखते हैं तो उसमें एक अलग फीलिंग आती है। बट कुछ टाइम बाद फिर मुझे अच्छा लगने लग गया, क्योंकि सर लोगों के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है। सर ललित सर हो या सुजीत सर हो या कपिल सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं
कि आपकी सोच जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और सर क्या है ना, कुछ कुछ टाइम पे हमें मोटिवेट करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है ना कि पढ़ता हर कोई है, हम पढ़ सब कोई रहे, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे हम जैसे ही डिमोटिवेट फील करते हैं, इतने में ही सर हमें टारगेट जो दिए हैं उससे रिलेटेड सर हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन होना। तो मैं आपको सारांश के बारे में बता दी। और वो जो सक्षम बैच है उसकी फ़ी जो है वो 2999 है, तो आप देख लीजिएगा। और मैं तो सारांश से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे सारांश की क्लासेस अच्छी लगती, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे लगते, वहाँ की टीम बहुत अच्छी लगती है मुझे। इस वजह से मैं वहाँ पे हाँ अभी तक ऐड हूँ, और मैं अपने प्रिपरेशन जो है अभी वहीं से कर रही हूँ। तो मुझे एक कमेंट और आया था महिला पर्यवेक्षण के बारे में, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 एग्ज़ाम पे फोकस कर पाऊँ। और मैं अपने लाइफ का यही एक्सपीरियंस की हूँ कि आपके पास चाहे जितना भी टाइम हो, एक एग्ज़ाम को फोकस करिए। और पीएससी एग्ज़ाम जो है वो टफ़ एग्ज़ाम है, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो आपको मेंस में सब्जेक्टिव है, वो आपको लिखना होगा। और ऐसे नहीं कि स्कूल में जैसे हम कुछ भी लिख दिए, उसमें जो उसके रिक्वायरमेंट है हमें वही लिखना है। तो आप ऐसे समझिए कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं, उसके बाद मुझे टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, अगर मैं उस टाइम में 2-2 एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। क्योंकि मैं पीएससी के लिए ही इतना टाइम नहीं पढ़ पाती हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रीलिम्स में जैसे ही एग्ज़ाम पास आ गए थे, हर स्टूडेंट 10 से 12 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन मेरे पास इतने टाइम नहीं थे, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैंने अपने जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया। फिर क्या होता है ना, जब आपका एग्ज़ाम पास होता है, आपको टेंशन होती है, तो अपने आप ना जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसे यूटिलाइज़ करने लग जाते हैं। तो वही मैं कर पाई, जो कि हर किसी को करना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता है, वो तो सिर्फ तभी होता है जब एग्ज़ाम पास आते हैं, या फिर आप फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं कि आपको करना ही है, तभी कर सकते हैं। मुझे एक कमेंट और आया था PYQ एनालिसिस से रिलेटेड। तो क्या है ना, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगी, जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ या जो मैं कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको PYQ एनालिसिस करना नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप अनसॉल्व्ड उठाइए। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं अभी समाज शास्त्र पढ़ रही हूँ, तो समाज शास्त्र का मैं यूनिट 1 उठाती हूँ। तो जो मैं ली हूँ PYQ वो है दर्पण पब्लिकेशन का। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है समाज शास्त्र की आधारभूत अवधारणा। तो इसमें क्या है, 2 मार्कर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 7 मार्कर के लिए सर इसमें जो है वो 2 क्वेश्चन है। एक तो है कुटुंब न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए, और दूसरा है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को समझाइए। तो क्या है ना कि जब आप ऐसे अनसॉल्व्ड पेपर को देखते हैं, तो आपको ना समझ में आएगा कि अच्छा, ये टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे मैं इस पर 10 मार्कर भी आपको पढ़ के बताती हूँ कि एक क्वेश्चन है कि नातेदारी रीतियों में परिहार और परिहास एक दूसरे के विपरीत है, ये समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है कुटुंब न्यायालय की अवधारणा और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए और नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। तो क्या है, ये टॉपिक से ऐसा दर्पण पब्लिकेशन के, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये सब्जेक्ट नया जुड़ा है, तो हमें नहीं समझ में आता हम कैसे पढ़ें। तो ये मैं आपको बताई कि इस तरह आप क्वेश्चन बना के पढ़ सकते हैं। अब जैसे दूसरा टॉपिक है, अब जैसे एक टॉपिक मैं उठाती हूँ कि उसी यूनिट 1 का ही है, वो है सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार। ठीक है, इससे 2 मार्क्स के लिए जन्म के बाद 4 संस्कारों के नाम लिखिए, और जन्म से पूर्व कौन से संस्कार मनाए जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन है। तो इस तरह आपको प्रिपेयर करना होगा। अब जैसे इसी यूनिट का एक क्वेश्चन है कि अनुष्ठान, विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। तो इससे 2 मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है कि आश्रमों के नाम लिखिए, वो भी सही क्रम में।
दूसरा है 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तीसरा है भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव लिखिए। और 7 मार्कर के लिए है हिंदुओं के लिए निर्धारित 8 प्रकार के विवाह लिखिए। और 10 मार्कर के लिए है बहिर्विवाह क्या है, गोत्र बहिर्विवाह को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है हिंदू विवाह की प्रकृति और धारणा में क्या परिवर्तन हुए हैं, समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है पुरुषार्थ का अर्थ और समाजशास्त्री महत्व की व्याख्या कीजिए। तो क्या है ना कि इसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैं स्क्रीन में लगा दूंगी। तो क्या है ना, इस तरह से क्या है, इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये प्रिपेयर करना है, आपको आइडिया लगेगा। अगर आप इसका सॉल्व पेपर लेते हैं तो क्या होगा ना कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर देखने लग जाएंगे, फिर आप आंसर उसी तरह लिखेंगे जैसा सॉल्व पेपर में लिखा हुआ है। तो आपको सॉल्व पेपर नहीं लेना, आपको अनसॉल्व लेना है, जो कि ये मेरा सजेशन है, हो सकता है आपका अलग हो, लेकिन मैं आपको यही अनसॉल्व लीजिए। इस तरह क्वेश्चन आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के, चाहे वो क्या है ना, अनसॉल्व आप किसी का भी ले सकते हैं। जैसे मैं उस समय जब मैं खरीद रही थी तो दर्पण पब्लिकेशन का अवेलेबल था, अभी और भी के होंगे, तो आप उसका लीजिए। उससे क्या होना, आपको बहुत हेल्प होगी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को ये करने में कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, और आप खुद भी फ्रेम करने लग जाएंगे। और लास्ट में मैं आप सभी को यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको जो भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी चैनल के नाम से। मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ। और अच्छे से पढ़िए, मेंस के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए। पहले कंटेंट आप रेडी करिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। जैसे नोट्स से रिलेटेड भी मुझे कमेंट आए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी नोट्स नहीं बना रही हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, कंटेंट तैयार कर रही हूँ। तो थैंक यू।